बच्चों, यहाँ पे जेनेटिक्स का दूसरा लेक्चर आज मैं डाल रही हूँ, ठीक है ना। तो इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने आनुवंशिक शब्दावली की बात करी थी, उसमें कुछ शब्द आए थे जो आगे भी आते रहेंगे, ठीक है ना। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं मेंडलिज्म से, ठीक है। और मेंडल के जो नियम हैं उनको हम संयुक्त रूप से मेंडलिज्म बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब मेंडल के नियम, मेंडल ने दरअसल कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, ठीक है ना। उन्होंने मटर के पौधे को चुना, ठीक है, और उस पे अध्ययन करके उन्होंने आनुवांशिकता के कुछ पोस्टुलेट्स दिए, ठीक है। इन पोस्टुलेट्स को बाद में आगे जाके 3 साइंटिस्ट थे, शेरमार्क, ह्यूगो डिवरीज और कार्ल कोरेंस। उन्होंने क्या किया, इनका डीपली स्टडी करी और उन्होंने पाया कि हाँ, मतलब ये सब चीज़ें हैं जो मेंडल ने दी हैं, ठीक है ना। तो इसी क्रम में आगे जाके कार्ल कोरेंस ने उनके जो आनुवांशिकता के जो उन्होंने ये पोस्टुलेट्स दिए थे, ठीक है, उनको 3 नियमों में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो वो 3 नियम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट है लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, प्रभाविता का नियम आप इसे बोल सकते हो। दूसरा है पृथक्करण का नियम, इसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसे बोल लो आप, या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स या फिर एलील्स, ठीक है। तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, या फिर इसको बोल लो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। तो ये 3 नियम किसने दिए, कोरेंस ने दिए, ठीक है, स्टडी करके, किसके, मेंडेल के जो पोस्टुलेट्स थे उनकी स्टडी करके, ठीक है। अब देखो, मेंडेल ने जो भी पोस्टुलेट्स दिए उन्होंने उसके लिए मटर के पौधे का चुनाव किया था, ठीक है। मतलब मटर के पौधे पे ही उन्होंने क्या करी, अपनी रिसर्च करी, ठीक है ना। तो चलिए ये तीनों लॉज पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम उन्होंने मटर के पौधे को क्यों चुना था उसको देख लेते हैं, ठीक है। पहला है कि जो मटर का पौधा है वो क्या होता है, 1 वर्षीय होता है, ठीक है। 1 वर्षीय मतलब अगर आप आज इसको बोल रहे हो तो 4 से 4.5 मंथ में आपको क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट उसका सीड मिल जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन मिल जाएगी, इसका मतलब, ठीक है ना। तो इसका इस तरह से कई पीढ़ियों तक आप क्या कर सकते हो, आसानी से इसकी पीढ़ियों का क्या कर सकते हो, पीढ़ियों के जो लक्षण होंगे उनकी स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए पहला उन्होंने ये कैरेक्टर्स या रीज़न ये दिया कि मैंने क्यों चुना है, ठीक है। अब दूसरा था कि 3 से 4 महीने मतलब आप इसको आसानी से उगा सकते हो, ठीक है। ऊपर से जो मटर का पौधा होता है वो क्या होता है, एक उसमें मतलब पूर्ण पुष्प होता है। पूर्ण पुष्प मतलब वो डाइकॉट प्लांट है, ठीक है। तो क्या होगा, उसमें आसानी से पॉलिनेशन हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है। और आप चाहें, अगर आपको ट्रू ब्रीडिंग चाहिए, ठीक है ना, ट्रू ब्रीडिंग मतलब कि आपने अगर टॉल प्लांट लिया है तो आगे जितनी भी पीढ़ियाँ आएंगी F1 F2 F3, ठीक है, वहाँ भी आपको क्या मिलता रहेगा, टॉल प्लांट ही मिलता रहेगा। तो इसको आप ट्रू ब्रीडिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया किसमें, जब क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, मतलब स्वपरागण हो रहा है। अब दूसरा ये था कि आप इसमें क्या करवा सकते हो, पर परागण भी करा सकते हो, है ना, क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब एक पौधा आपने लंबा वाला ले लिया है और उस पौधे का, लंबे पौधे का संकरण आप एक छोटे पौधे से करवा रहे हो, ठीक है, ये भी कर सकते हो, ठीक। तो इस तरह से इसमें स्वपरागण और पर परागण दोनों ही करवाए जा सकते थे, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें है कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसका पुष्प क्या होता था, पूर्ण होता था। ये भी बता दिया कि ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि देखो, सैंपल में मतलब बहुत सारे, आप सैम्पलिंग बोल लो, ठीक है, कि सैम्पलिंग यानी बहुत सारे, मतलब लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स कैन प्रोड्यूस इन शॉर्ट टाइम। मतलब आप कम समय में बहुत सारा उत्पादन कर सकते हो, ठीक है ना। आप बहुत सारा उत्पादन करोगे तो क्या होगा, आपको सैम्पलिंग में क्या नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी रिसर्च में, ठीक है। तो इस तरह से तो सैम्पलिंग का भी है इसमें एक, ठीक है, ये ज़रूर लिख लेना कि सैम्पलिंग के लिए क्या था, ये आसान था मतलब, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब ये तो हो गया रीज़न बिहाइंड वाई टू चूज़ क्या, गार्डन पी, ठीक है, यानी जो भी गार्डन पी लिया उन्होंने, मटर लिया है, वो क्यों लिया था, ठीक है ना। अब है कि मेंडल ने लक्षण कौन कौन से चुने थे, ठीक है। अब मैंने बोला कि क्या है, लक्षण जो 7 लक्षणों का चुनाव उन्होंने किया था। अब उसमें क्या होगा, विपरीत विभेदी लक्षण चुनेंगे। अगर एक पौधा लंबा है तो दूसरा पौधा कैसा होना चाहिए, बौना होना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने अलग अलग लक्षण देखे, ठीक है। अगर एक पौधे में फ्लावर कैसे आ रहे हैं, कलरफुल आ रहे हैं, तो दूसरे में क्या आने चाहिए, कलरलेस आने चाहिए,
ठीक है ना। तो इसी तरह से ऐसे ही ऐसे उन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए थे, ठीक है ना। तो इसमें से थोड़ा सा देख लेते हैं हम। देखो पहला कैरेक्टर, सॉरी, पहला कैरेक्टर क्या है? पहला कैरेक्टर है कि तने की लंबाई। अब तना मतलब क्या था? लंबा था, टॉल था, ठीक है। तो ले लिया उन्होंने एक एक पौधा ऐसा लिया जिसके क्या थे, मतलब ऐसा डिफ्रेंशिएट था कि लंबा पौधा और दूसरा कैसा? बौना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पुष्प की स्थिति क्या है? पोजीशन ऑफ फ्लावर क्या है, ठीक है। अक्षीय है वो या अग्रस्त है? ये 11वीं में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अक्षीय जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं और अग्रस्त फ्लावर कैसे होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है कलर किसका? फल का रंग कैसा था, ठीक है। और रंग या भी जो भी आप आगे आएगा वो, चलो फल का रूप है यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, कि आकृति क्या थी। तो उसमें क्या है, चपटा है वो या फिर संकीर्णित है, ठीक है ना। तो चपटा मतलब चपटा मान लो या हमारा राउंड बोल लो आप उसको, ठीक है। ठीक, तो ये तो संकीर्णित था कि कैसा था? चपटा था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बीज का रंग। बीज का रंग कैसा है, ठीक है। तो जो बीज है उसका कलर यहाँ पे उसने दे रखा है, हरा है या फिर पीला है, ठीक है। मतलब पीले बीज वाला या फिर हरे बीज वाला, ठीक है। अब उस बीज की आकृति कैसी है, ठीक है। वो राउंड है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, वो राउंड है, ठीक है, गोल बीज है या फिर कैसा है? यूं झुर्रीदार बीज है, ठीक है। राउंड बीज है या फिर झुर्रीदार बीज है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि जो इसका बीज पत्र है, बीज पत्र का रंग कैसा है? तो बीज पत्र का भी रंग वही, बीज पत्र भी आपने पढ़ रखे होंगे, कॉटिलिडन्स का कलर क्या है? तो वो पीला है या फिर हरा है, ठीक है। बीज चोल का रंग आप बोल लो या फिर फ्लावर का कलर बोल लो, ठीक है। तो फ्लावर का कलर कैसा है? या तो वो पर्पल कलर का है फ्लावर, पर्पल को आप ग्रे भी बोल सकते हो, ठीक है। मतलब ग्रे ले लो या पर्पल ले लो, ठीक है। तो इससे मतलब क्या है कि फ्लावर कैसा था? कलरफुल था, ठीक है। तो फ्लावर कलरफुल है या फिर कैसा है? सफ़ेद है, ठीक है, यानी कलरलेस है। तो ये इस तरह से 7 कैरेक्टर्स उन्होंने लिए थे, ठीक है। तो इन 7 कैरेक्टर्स जो आपके क्या हैं, एक दूसरे से अलग अलग हैं, ठीक है ना। आप इनको बोल सकते हो इन डिफरेंटिंग कैरेक्टर्स या फिर विपरीत विभेदी लक्षण आप इन्हें बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये सब उन्होंने लिए थे, ठीक। अब इसमें हम आगे देखेंगे मेंडेल का पहला नियम, ठीक है। मेंडेल का पहला नियम है, मैंने कहा, प्रभाविता का नियम, ठीक है। प्रभाविता के नियम में इन्होंने क्या बोला कि जो भी हमने विरोधी लक्षणों वाले कोई भी पेरेंट ले रखे हैं, ठीक है, 2 पेरेंट ले लिए विरोधी लक्षणों वाले। अब विरोधी लक्षणों वाले मतलब एक ऐसा है कि टॉल पी प्लांट है और एक क्या है? शॉर्ट पी प्लांट है, यही वाला टी कैपिटल वाला और टी स्मॉल वाला, यानी एक लंबा पौधा है एक बौना पौधा है, ठीक है। तो इनके जो भी एलील्स बनेंगे बोला, ठीक है, जो भी इनके एलील बने हैं, अब उनसे देखो क्या होगा, इससे क्या बनेगा? टी बनेगा और इससे क्या बनेगा? स्मॉल टी। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक जो भी संकर बनाएंगे या प्रथम पीढ़ी बनाएंगे तो उसमें क्या मिल जाएगा आपको? टी मिल जाएगा। आप इसको हाइब्रिड बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो? F1 पीढ़ी बोल सकते हो। तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि ये कैरेक्टर कौन सा है, मतलब जो भी ये F1 पीढ़ी में जो भी संतति उनको प्राप्त हुई है वो कैसी है? लंबे पौधे वाली है, ठीक है ना। तो इसमें उन्होंने क्या किया? 2 चीज़ें निकाली थी। पहले तो उन्होंने लिया था कि क्या है, मतलब एक पौधा तो लंबा था एक पौधा छोटा था। अब जिसने F1 पीढ़ी में खुद को एक्सप्रेस कर दिया है वो कैरेक्टर क्या कहलाएगा? डोमिनेंट कैरेक्टर, या फिर आप इसको बोल सकते हो प्रभावी लक्षण, ठीक है। अब वो जिसने F1 पीढ़ी में यहाँ पे कर देते हैं हम एक कैरेक्टर F1, जैसे टी था ना, तो टी मतलब टॉल। अब इससे जो भी F1 पीढ़ी में बना था, F1 पीढ़ी में क्या बना था? टी स्मॉल और टी कैपिटल, यानी ये वाला बना ही क्या था? लंबा था। अब ये टी क्या है? मैंने कहा टॉल है। तो ये इसने क्या किया है? F1 पीढ़ी में खुद को एक्सप्रेस किया है। तो एक्सप्रेस किया है तो इस कैरेक्टर को हम क्या बोल लेंगे? डोमिनेंट कैरेक्टर या फिर प्रभावी कैरेक्टर आप बोल सकते हो, प्रभावी
कैरेक्टर बोल लो या जनक बोल लो, ठीक है। मतलब इस जनक ने अपने आप को F1 पीढ़ी में एक्सप्रेस कर लिया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसमें हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस ही लेते हैं, एक ही हमने लक्षण ले रखा है। हमने क्या ले रखा है, टॉल और ड्वार्फ का, ठीक है। तो ये लक्षण ले रखा है, ठीक है। अब ये तो हो गया कि जो लंबा पौधा था उसने अपने आप को F1 पीढ़ी में एक्सप्रेस कर लिया है, तो वो प्रभावी जनक कहलाता है, ठीक है। यानी ये कैरेक्टर जो इसमें दिखा है F1 पीढ़ी में लंबेपन का, ये क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है। इसके बाद दूसरा आया था कि वही F1 पीढ़ी में आपको पता है कि TNT है, ठीक है। जबकि जो दूसरा जनक था वो क्या है, स्मॉल टी है। अब ये TT था तो ये तो लंबा था, लेकिन दूसरा जनक क्या था, बोना था या छोटा था, ठीक है। तो F1 पीढ़ी में तो लंबा फॉर्म हुआ है, इसका मतलब बोना कैरेक्टर, यानी मतलब एलील तो है इस पे टी स्मॉल वाला, लेकिन जो आप बोल सकते हो, मैंने आपको कल बताया था फिनोटाइप्स, है ना। तो जो दिख रहा है वो क्या है कि पौधा क्या है, लंबा है ना। तो इसका मतलब इस पौधे ने, जो बोना पौधा था, ठीक है, उसने अपने आप को क्या नहीं कर पाया है, F1 पीढ़ी में एक्सप्रेस नहीं कर पाया है खुद को। तो वो क्या कहलाएगा फिर, अप्रभावी जनक कहलाएगा, ठीक है। और इसका इसका कैरेक्टर क्या था कि ये बोना है। अब बोनापन तो एक्सप्रेस हुआ नहीं F1 में, तो आप इसको क्या बोल दोगे, रिसेसिव कैरेक्टर बोल दोगे। आ गई बात समझ में। तो ये किसके लिए है, सिर्फ एक संकरण के लिए, ठीक है ना, जहाँ पे हमने सिर्फ एक कैरेक्टर लिया है, ठीक है। अब ये भी है, बात कहाँ गया कि नेक्स्ट उसमें हमने मतलब आप इसमें भी देख लो, इसमें भी मैंने चेकर बोर्ड से दिखा रखा है। देखो ये टॉल प्लांट के गैमेट्स हो गए, ये शॉर्ट प्लांट के या ड्वार्फ प्लांट के गैमेट्स हो गए, ठीक है। ये दोनों क्या करेंगे, संयुक्त होके, यूनियन होके क्या करेंगे, टॉल बनाएंगे। देखो TT F1, ये भी TT है, ये भी TT है, ये भी TT है, सारे के सारे क्या बन गए, ठीक है। एक बार इसका इसके साथ, एक बार इसका इसके साथ, एक बार इसका इसके साथ, एक बार इसके साथ, ठीक है। तो आपको दिख रहे होंगे कि ये पूरी F1 पीढ़ी में सारे के सारे पौधे क्या हैं, TT वाले हैं, यानी लॉन्ग है सारे, यानी टॉल प्लांट हैं सारे, ठीक है ना। तो इनका जो बाहर से आपको फिनोटाइप दिख रहा है वो कैसा है, टॉल है, ठीक है ना। हो गया। तो लिखा भी हुआ है इसने कि ऑल ऑफस्प्रिंग, यानी जो भी संततियां हैं वो क्या हैं, टॉल फिनोटाइप की हैं, यानी लंबी हैं, ठीक है। लेकिन उनका जीनोटाइप क्या है, TNT, ठीक है। हो गया। आगे बात समझ में। अच्छा, जो ये मेंडल्स का फर्स्ट लॉ है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है ना। ये जस्ट किसके लिए है, जो प्रथम पीढ़ी में नहीं, आप पेरेंट बोल लो, ठीक है। ये सिर्फ किसके लिए, पेरेंट के लिए ही क्या है, एक्सेप्टेड है, ठीक है ना। आ गई बात समझ में। चलिए, इसके बाद दूसरा नियम है यहाँ पे पृथक्करण का नियम। अब पृथक्करण के नियम में क्या है, पृथक्करण के नियम में हम क्या करते हैं कि यदि हमने क्या ले रखा है, कोई भी पेरेंट ले रखा है, ठीक है। तो पेरेंट के क्या होंगे, उनके पास अपने अपने एलील पेयर होंगे। अब उनके एलील पेयर देखो, जैसे सपोज यहाँ पे बताती हूँ। सपोज एक आपने अभी देखा था कि ये एक पेरेंट है और ये एक पेरेंट है, इसका हमने, इन दोनों का हमने क्या करवाया, क्रॉस करवाया। इसका जो एलील मिला T मिला, इसका क्या मिला, स्मॉल t मिला। अब इनकी जो पीढ़ी बनी, ये क्या है, F1 पीढ़ी है, ठीक है। तो ये इतना तो हो गया F1 पीढ़ी तक, यानी फर्स्ट जनरेशन तक ये क्या है, पेरेंट प्लांट है, ठीक है। तो इनका जो एलिलिक पेयर है, ये इनको आप एलिलिक पेयर बोल सकते हो, और ये क्या है, इनके मेंबर्स हैं, ठीक है। और मेंबर्स में तो ये, अब देखो यहाँ जो F1 पीढ़ी में है, F1 पीढ़ी में जो भी ये बना है, इसको आप क्या बोल लो, हाइब्रिड यूनियन बोल लो, ठीक है। तो जो हाइब्रिड यूनियन होगा वो क्या होगा, इस हाइब्रिड यूनियन में दोनों के एलील हैं, ठीक है, दोनों के एलील हैं, इसका भी है, इसका भी है, ठीक है। मतलब ये दोनों आ गए, ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, रिमेन टुगेदर, बट कैंट ऑल्टर ईच अदर। मतलब क्या करेंगे, ये एक दूसरे के कैरेक्टर्स को क्या नहीं कर सकते हैं, हाइड नहीं कर सकते हैं, छुपा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। आगे जब हम वापस इसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो ये टॉल के शो करेगा और ये क्या करेगा, ड्वार्फ ही शो करेगा, ठीक है। भले ये पौधा F1 पीढ़ी में आपको लंबा प्राप्त हुआ है, लेकिन इसके जो एलील्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, एक दूसरे के कैरेक्टर्स को छुपाएंगे नहीं, डोंट हाइड देयर कैरेक्टर्स, ठीक है। अगर हम इनको सेपरेट कर दें, व्हेन दे आर सेपरेटेड, देखो TNT, यहाँ T सेपरेट, यहाँ T सेपरेट, तो ये अपना टॉलनेस दिखाएगा, ये अपना क्या दिखाएगा,
ड्वार्फनेस दिखाएगा। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो यही कहता है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। इसका मतलब ये गैमीट प्योर है, एलील बोल लो गैमीट बोल, गैमीट अपनी प्योरिटी नहीं खो रहा है। यहाँ पे भी इसकी प्योरिटी क्या है कि ये लंबा है, इसकी प्योरिटी क्या है कि ये बौना है, ठीक है। तो दोनों क्या करेंगे, अपनी अपनी प्योरिटी बनाए रखेंगे, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर पृथक्करण का नियम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इस चेकर बोर्ड की सहायता से आप देख लो। देखो फीमेल प्लांट या जो भी है फीमेल पेरेंट ये है, इसके ये F1 की बात हो रही है, ठीक। ओ F1 की बात हो रही है। F1 आगे जब मैंने बोला जब इस तरह से, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इस तरह से 2 एलील बनाएगा, ठीक है। अब ये कौन है, सॉरी ये वाला दिखाना, ये कौन है, ये तो आपको इसके एलील है ना अलग अलग। अब ये क्या है, आपने फीमेल प्लांट ले लिया, इसी तरह से आप इसका क्रॉस किसके साथ कराओगे, इसी तरह के मेल प्लांट से। ये भी F1 है, ये भी F1 है, ठीक है। जब F1 में आप क्रॉस करवा रहे हो, ठीक है, तो इसके भी एलील यही बनेंगे, टी कैपिटल और टी स्मॉल, जैसे कि यहाँ पे बने हुए हैं। देखो ये फीमेल प्लांट है, ये इसके क्या हैं, मेंबर्स हैं, ठीक है, या एलील हैं, अलग अलग एलील हैं। अब ये भी क्या है, मेल प्लांट है या मेल पेरेंट है, ये भी F1 पीढ़ी का है और ये भी क्या है F1 पीढ़ी का है, ठीक है। अब जब हम इनके नेक्स्ट जनरेशन की बात करेंगे, यानी सेकंड बोलो आप, द्वितीय पीढ़ी बोलो, तो द्वितीय पीढ़ी के लिए हम क्या करवा रहे हैं, इस F1 और इस F1 में क्या करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक है। अब क्रॉस करवाएंगे तो अब हमको इनके जीनोटिपिक, वहाँ आपने देखा था कहाँ फर्स्ट वाले लॉ में कि सारे के सारे क्या थे, टी थे, यानी आपने ये देख लो, ये वाला है जो, ये सारे आपको क्या दिख रहे हैं, सारे पौधे लंबे हैं, ठीक है। तो इनका अनुपात निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, सारे दिख रहे हैं कि चार है, कोई अनुपात ही नहीं है, सारे के सारे लंबे हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम क्या कराते हैं, प्रथम पीढ़ी के मेल का प्रथम पीढ़ी के फीमेल से, ठीक है, क्रॉस करवा रहे हैं, तब फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो में क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है। आ गई बात समझ में। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा, देखो कैसे, यहाँ पे बता दिया मैंने, इसके ये एलील्स हो गए, इसके ये दोनों एलील्स हो गए, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, इसका ये टी मिल गए, ठीक है, एक बार में इसका ये टी इसके साथ मिल गया। अब ये नेक्स्ट टी क्या करेगा, इस टी के साथ, एक बार ये टी इस टी के साथ यहाँ पे आएगा और ये वाला स्मॉल डी इस टी के साथ आएगा। तो आपको यहाँ पे देखो इस तरह से चेकर्ड बोर्ड प्राप्त हो गया कि टी टॉलनेस में, ठीक है। मतलब वैसे दिख रहा है आपको कि क्या, अगर आप फिनोटिपिक देखो, बाहर से आप देख रहे हो तो आपको दिख रहे हैं 1 2 3, 3 प्लांट क्या हैं, लंबे हैं, एक प्लांट क्या है, बौना है। तो ये कौन सा रेशियो है, फिनोटिपिक रेशियो है, ठीक है। जबकि जीन्स की हम बात करें तो जीन्स में आपको दिख रहा होगा, ये जीन्स ये किसकी तरह है, जो प्योर प्लांट थे फर्स्ट वाले, ठीक है, F1 पीढ़ी नहीं, प्योर प्लांट पेरेंट लिए थे जो आपने, ठीक है। तो ये देखो एक है, कितना है ये, एक है। अब ये टी और ये टी कितने हैं, 2 हैं ये, तो अनुपात लगा दूंगी मैं 2, ये जीनोटिपिक रेशियो चल रहा है, ठीक है, जीन्स की बात हो रही है यहाँ पे। और ये देखो ड्वार्फ वाला, यानी जो पेरेंट सबसे पहले हमने पेरेंट लिया था ड्वार्फ वाला, वो भी कितना है यहाँ पे, 1 है, यानी ये वाला ये कितना है, 1 है। तो ये जीनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1 हो जाएगा। जबकि हाँ जीनोटिपिक रेशियो, और जबकि फिनोटिपिक रेशियो मतलब अगर हमें ऐसे देखना है कि कितने पौधे लंबे हुए हैं और कितने पौधे छोटे हुए हैं, तो वो क्या है, ये 3 पौधे लंबे और ये एक पौधा क्या है, छोटा है। तो फिनोटिपिक रेशियो हो गया 3:1 और जीनोटिपिक हो गया 1:2:1, ठीक है ना, हो गया। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि ये क्या है, जब मतलब इनको अपने जो बेसिक एलेलिक कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, या जीनिक जो कैरेक्टर्स हैं इनको जब सेपरेट किया जाए तो ये अपने आप को एक्सप्रेस जरूर करते हैं गैमीट, ठीक है ना, हो गया। मतलब ये अपना कैरेक्टर छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे देखो वहाँ प्रथम पीढ़ी में जरूर लंबा आया था, लेकिन यहाँ पे द्वितीय पीढ़ी की, ये F2 की बात हो रही है, तो द्वितीय पीढ़ी में एक पौधा क्या हो गया, बौना हो गया, जबकि 3 पौधे क्या हो गए, लंबे हो गए। आ गई बात समझ में। तो इस तरह से ये 2 नियम और थोड़ा सा ये जो 7 कैरेक्टर्स थे और रीज़न बिहाइंड मटर का पौधा क्यों चुना, मतलब ये सब चीज़ें इस लेक्चर में मैंने आपको दी थी। थर्ड लॉ हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए।